स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज की। सार्वजनिक पदार्थ तथा बाहरी प्रभाव क्या होते हैं। तो सार्वजनिक पदार्थों यानी कि पब्लिक गुड्स को उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त सरकार को कई बार बाहरी हानियां या बाहरी बस्तें, जिनको हम एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज एंड इकोनॉमीज द्वारा जो पैदा हुई डिस्टोर्शंस हैं, विकृतियां हैं, उनको कम करने का प्रयास करना पड़ता है। तो इन्हीं को हम कह रहे हैं एक्सटर्नलिटीज। यहाँ पर बाहरी प्रभावों की व्याख्या है वो हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जोड़कर देखेंगे और यह भी बताएंगे कि इस मामले में सरकार को किस प्रकार और किस सीमा तक हस्तक्षेप करना चाहिए। हम जानते हैं कि पोल्यूशन प्रॉब्लम है वो हमारे एनवायरनमेंट के एक वाइटल एस्पेक्ट को प्रभावित करती है। हमारी कई नदियां व झीलें जो स्ट्रीम्स और लेक्स हैं वो औद्योगिक प्लांटों द्वारा छोड़े गए जो केमिकल्स हैं, केमिकल वेस्ट हैं और किसानों तथा जो हाउस होल्ड्स हैं उनके द्वारा जो प्रयोग की जाती हैं कीटनाशक दवाइयाँ, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो फर्टिलाइजर हैं और जो हम डिटर्जेंट पाउडर भी यूज करते हैं, उससे भी पानी काफ़ी मात्रा में प्रदूषित होता है। तो इन सब से हम क्या कह रहे हैं, जल काफ़ी प्रदूषित होता है। और इसी प्रकार से कई वाहनों जैसे ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं है वो वायु प्रदूषण का भी मुख्य स्रोत है। फैक्ट्रियां भी हैं, कई सारी फैक्ट्रियां हैं जो ऐसे पार्टिकल्स फैलाती हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यावरण के इस प्रदूषण को सहन करती रहती है और इसका उत्तर व्यापक रूप से एक एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज की धारणा से संबंधित है। तो इस प्रकार हम क्या कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर्यावरण के इस प्रदूषण को सहन क्यों करती है, इसका उत्तर हम किस रूप में दे रहे हैं, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज के रूप में। तो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज या बाहरी ऋणात्मक प्रभाव, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज या एक्सटर्नल एक्सटर्नलिटीज को हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कब होती हैं उनकी यदि हम बात करें तो जब एक व्यक्ति या फर्म द्वारा जो रिसोर्सेज हैं उनके प्रयोग से होने वाली जो क्षति है अन्य व्यक्तियों को बिना किसी उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त किए हुए सहन करनी पड़ती हैं, तो हम उसको कह रहे हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। जब ऐसा एक साइकिल चलता है तब एक प्रतियोगी अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है। जो बाजार कीमतों के लिए संसाधनों के जो कुशल आवंटन की जो हम बात करते हैं, एफिशिएंट एलोकेशन की जो बात करते हैं प्रोडक्शन के लिए, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक संसाधन के प्रयोग की पूर्ण लागत, फुल कॉस्ट, उस फर्म या व्यक्ति द्वारा सहन की जाए जो उस रिसोर्स को प्रयोग कर रहा है। तो यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रयोगकर्ता फर्म पूर्ण लागतों का केवल एक भाग ही सहन करती है और तब सामाजिक इष्टतम प्रयोग जो ऑप्टिमल सोशल ऑप्टिमल यूज है उसकी दृष्टि से कीमत तंत्र जो प्राइस सिस्टम है वो संसाधन के प्रयोग को सही दिशा नहीं दे पाता है। तो इस सारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि एक प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग सामाजिक दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान रूप से किया जाता है, क्योंकि इनका आवंटन लोगों और फर्मों के बीच में इस प्रकार से किया जाता है कि यह सबके लिए उपयुक्त हो और इनके बदले में मिलने वाली कीमतें सही सामाजिक लागतों को प्रकट करें, जो ट्रू सोशल कॉस्ट है उसको दर्शाएं। परंतु बाहरी हानियों की उपस्थिति के कारण लोग और फर्में कुछ रिसोर्सेज की सही सामाजिक लागत जो ट्रू सोशल कॉस्ट है उसका भुगतान नहीं करते हैं। स्पेशली हम मानकर चलें तो कुछ फर्में या लोग जल या वायु का बेकार में फॉर नथिंग प्रयोग करते हैं, जबकि अन्य फर्मों द्वारा लोगों को जल व वायु के इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप लागत या हानि सहन करनी पड़ती है। तो इस स्थिति में वायु व जल के प्रयोग की निजी लागतें जो प्राइवेट कॉस्ट है सामाजिक लागतों से अलग होती हैं, तो अलग ही होंगी, ये हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल और वायु के प्रयोग द्वारा दी जाने वाली कीमत समाज की जो असली या सही लागत है उससे कम है। द प्राइस पेड बाय द यूजर ऑफ वाटर एंड एयर इज लेस देन द ट्रू कॉस्ट टू सोसाइटी। तो इस मामले में जल और वायु के प्रयोगकर्ता अपने निर्णय से जल और वायु की निजी लागत द्वारा जो मार्गदर्शित होते हैं, अर्थात उन कीमतों द्वारा जो वे देते हैं, क्योंकि वे सही
या हम कहें कि जो ट्रू सोशल कॉस्ट है की तुलना में कम कीमत देते हैं। जल और वायु उनके लिए सस्ता है, इसलिए समाज के दृष्टिकोण से इन संसाधनों का बहुत अधिक प्रयोग वो करते हैं। तो यहाँ एक और जो हम बात करते हैं अब, जो निजी और सामाजिक लागतों के बीच अंतर की, तो यह कब अंतर पैदा होता है? सबसे पहले हम ये जान लें फिर से कि जो निजी और जो सामाजिक लागत है उनके बीच जो डाइवर्जेंस है तब होता है जब एक फर्म या व्यक्ति द्वारा जल या वायु का प्रयोग अन्य फर्मों या व्यक्तियों के लिए लागत बन जाता है, उनके लिए कॉस्ट बन जाता है। जैसे यदि कोई पेपर मिल जल का प्रयोग करती है और उसकी गुणवत्ता बनाए रखती है, तब निजी और सामाजिक लागतों में कोई अंतर नहीं होता। हम क्या कह रहे हैं, यदि कोई पेपर मिल वाटर का यूज कर रही है और उस वाटर को वो उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को वो बनाए रखती है, तो ऐसी स्थिति में जो प्राइवेट और सोशल कॉस्ट के बीच जो अंतर है वो नहीं होता है, दोनों बराबर होती हैं। परंतु यदि वही कागज मिल, वो पेपर मिल है, वो अपने दूषित जल व अन्य जो वेस्ट हैं उसको नदी में डाल देती है, नदियों में फेंक देती है, तब नदी के समीप या दूर की फर्में तथा शहरों को इस दूषित पानी का प्रयोग करने के लिए, इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो खर्च करना पड़ेगा वह इसके लिए लागतें हैं। तो ऐसी स्थिति में निजी तथा सामाजिक लागतों में अंतर हो जाएगा। यही स्थिति वायु प्रदूषण की भी हो सकती है। जब कोई बिजली पावर प्लांट अपने जो वेस्ट है छोड़ने के लिए वातावरण, एटमॉस्फेयर को सस्ते और सुविधाजनक जगह के रूप में प्रयोग करता है, तब इसके कारण इसके समीप रहने वाले और काम करने वाले लोगों को अपनी हेल्थ, इंक्लूडिंग देयर हेल्थ, लागत या हानि सहन करनी पड़ती है। तो इस स्थिति में भी जो प्राइवेट और पब्लिक कॉस्ट है उसमें अंतर होगा। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड एनवायरनमेंट एज पब्लिक गुड। तो सरकारी हस्तक्षेप और पर्यावरण एक सार्वजनिक पदार्थ के रूप में। तो सार्वजनिक रूपी जो पर्यावरण है वो सार्वजनिक रूपी पदार्थ और घटिया पदार्थ यानी कि पब्लिक गुड एंड बैड का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को नियमित करने के लिए सरकार कई प्रकार से हस्तक्षेप करती है। उदाहरण के लिए उद्योगों तथा वाहनों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण एवं वन, जल, वायु आदि की जो डिग्रेडेशन है उसको रोकने के लिए और पर्यावरण को समाज के लाभ के लिए नियमित करने के लिए सरकार कई प्रकार से एक कोशिश करती है, कई प्रकार के एफर्ट्स करती है। इस समस्या को एक हम एग्जाम्पल के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कोई उद्योग प्रदूषण की जो मात्रा पैदा करता है वह सरकारी हस्तक्षेप के कारण बदल जाती है। सरकार ये प्रावधान करती है कि उस उद्योग को प्रदूषण जो नियंत्रण उपकरण है, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, वो लगा लेना चाहिए। जैसे गैस शुद्ध करने का उपकरण, यदि उद्योग का उत्पादन स्थिर फिक्स्ड है तब आर्थिक दृष्टि से प्रदूषण नियंत्रण का कुशल स्तर क्या होना चाहिए, इसका स्पष्ट उत्तर तो यह है कि जीरो पोल्यूशन सबसे उत्तम है। परंतु यह स्तर प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि यह काफ़ी कठिन है कि कोई प्रोडक्शन करें और उसमें कई सारी जो रिसोर्सेज हैं यूज हो और जो पोल्यूशन है वो जीरो हो, तो यह पॉसिबल नहीं पाता। तो इस प्रश्न का एक और उत्तर है कि वह उद्योग प्रदूषण की इतनी मात्रा जो जनरेट करे जिसे समाज सहन कर सके। तो इसके लिए दो बातों को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। एक तो यह कि प्रदूषण की लागत, कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन, और दूसरा यह कि प्रदूषण नियंत्रण की लागत, कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। तो समाज की दृष्टि से उद्योग को अपने जो वेस्ट है उनको छोड़ने की मात्रा उस बिंदु तक कम करते रहना चाहिए जहां पर इन दोनों लागतों का जोड़ न्यूनतम हो। कौन सी दोनों लागतें, हम किन दोनों लागतों की बात कर रहे हैं? तो कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल की और दूसरा हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन की। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि इन दोनों का जोड़ जब तक न्यूनतम न हो जाए जब तक वहां तक इसको कम करते रहना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि उद्योग एक मात्रा में वेस्ट छोड़ेगा तो उससे प्रदूषण नियंत्रण की लागत भी
में भी कमी आएगी। और यदि हम दूसरे शब्दों में इसको कहें तो आर्थिक दृष्टि से प्रदूषण का कुशल स्तर वह होगा जहां प्रदूषण छोड़ने की अतिरिक्त इकाई की लागत उसकी अतिरिक्त इकाई की नियंत्रण लागत के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रदूषण की सीमांत लागत प्रदूषण नियंत्रण की सीमांत लागत के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रदूषण का कुशल या उत्तम स्तर प्रदूषण को शून्य स्तर पर लाना है, परंतु व्यवहारिक रूप से यह स्थिति लाना संभव नहीं हो पाता है, बेशक सैद्धांतिक दृष्टि से यह सही क्यों न हो। और आज के युग में समाज को कुछ ना कुछ लागत को सहन तो अवश्य करना पड़ता है, परंतु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कुछ प्रयत्न अवश्य करती है, जिनमें से हम कह सकते हैं कि एक है डायरेक्ट रेगुलेशन। सरकार यह आदेश दे सकती है कि प्रत्येक उद्योग को कानून के अनुसार प्रदूषण की एक न्यूनतम सीमा रखनी होगी। इस सीमा के उल्लंघन करने पर दोषी उद्योग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी उद्योग को कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार से दंडित किया जा सकता है। सरकार वाहनों को पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग करने के लिए बाध्य कर सकती है या प्रोत्साहित कर सकती है। इसी प्रकार से दूसरा है फ्लुएंट फी। तो प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए सरकार जो वेस्ट है उस पर फीस लगा सकती है। यह फीस एक राशि है जो पोल्यूशन करने वाला है वो सरकार को जो वेस्ट है उसके फेंकने के बदले देता है। तो इस वेस्ट पर जो फीस लगती है उसके पीछे विचार यह है कि इससे जो वेस्ट फेंकी गई है निजी लागत एक ट्रू सोशल कॉस्ट के निकट आ जाएगी और जो वेस्ट है वो फीस एक तो प्रदूषण को कम करने का एक रास्ता है और इससे प्रदूषण को प्रत्यक्ष रूप से रेगुलेट किया जा सकता है। दूसरे सरकारी एजेंसियां जो प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण को कंट्रोल कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं, वे कारखानों या घरों में एक मीटर लगाकर प्रदूषण संबंधी उचित सूचनाएं प्राप्त करके उसके अनुसार फीस ले सकती हैं। फिर इसमें जो तीसरा कदम आ सकता है वो है ट्रांसफरेबल इमिशन परमिट, जो हस्तांतरणीय इस्सारण परमिट हैं। तो इस विधि के अनुसार भी प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए संबंधित पक्ष जो रिलेटेड पार्टीज है उनको सरकार जो ट्रांसफरेबल इमिशन परमिट्स जारी कर सकती है, जिसके अनुसार व्यक्ति या फर्म कुछ सीमा तक प्रदूषण कर सकते हैं। ये परमिट फर्मों को सीमित मात्रा में बांटे जा सकते हैं ताकि जो प्रदूषण प्रजनन की जो कुल मात्रा है आर्थिक दृष्टि से कुशल मात्रा के लगभग बराबर हो जाए। तो इन परमिटों को खरीदा व बेचा जा सकता है। इन फर्मों के लिए प्रदूषण घटाना बहुत महंगा है, वे इन परमिटों को खरीदना पसंद करेंगे और जिनके लिए यह सस्ता है वे इन्हें बेचना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये बात की अभी कि किस प्रकार से प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कुछ प्रयत्न कर सकती है। अब हम बात कर सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि सरकार की हस्तक्षेप की कुछ सीमाएं हैं। सरकार कुछ सीमा तक ही हस्तक्षेप कर सकती है इस पोल्यूशन कंट्रोल में। सार्वजनिक पदार्थ को पर्यावरण को किस प्रकार से बचाया जाए। तो यहाँ हम ये बात कर सकते हैं कि जहाँ तक सार्वजनिक पदार्थ के रूप में पर्यावरण का संबंध है, इसमें सरकार की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार ही एक ऐसी एजेंसी है जिसके द्वारा पर्यावरण से संबंधित सार्वजनिक पदार्थों का संरक्षण जो प्रोटेक्शन है वो कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं या उसमें वृद्धि की जा सकती है। वन है, वृक्ष हैं, पेड़ पौधे, जल, सोलर एनर्जी, धरती, खनिज पदार्थ, समुद्र, नदियां, जलाशय और जितने भी ऑर्गेनिक लाइफ है सभी सार्वजनिक पदार्थ पर्यावरण से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त देश में सड़क, रेल यातायात, बाढ़ नियंत्रण, जो बांध निर्माण है, पुल हैं, जो पोल्यूशन क्लीन अप है, ये सब सार्वजनिक पदार्थ हैं जिनसे समाज को लाभ प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक देश में सरकार की यह जिम्मेवारी है कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए वह ऐसी उचित नीति अपनाए, वह उस नीति द्वारा उस प्रकार से हस्तक्षेप करे कि जिसके फलस्वरूप सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो। प्रत्येक सरकार का अपनी ओर से
ऐसे ही प्रयास रहता है कि देश के उत्थान के लिए उचित रणनीति अपनाए और अपनी नीतियों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करे। परंतु कई बार कुछ सीमाएं हैं सरकार के सामने जहां उनकी नीति अप्रभावी हो जाती है और जो रिजल्ट्स हैं वो डिजायरेबल्स नहीं आते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी सीमाएं हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। जो पहली है वो है पॉलिटिकल प्रेशर, राजनीतिक दबाव। हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जनता के कई प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आते हैं। प्रतिनिधियों का यह समूह, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है, बेशक जनता का एक छोटा अनुपात होता है, परंतु ये सामान्य जनता के हित को एक किनारे रखकर उन्हीं नीति उपायों, जो पॉलिसी मेजर्स हैं, को अपनाने पर बल देते हैं जिनसे उनके निजी लाभ और स्वार्थ हित में वृद्धि हो। तो भारत में राजनीतिक नेताओं से जुड़े ऐसे अनेक उदाहरण हम दिन प्रतिदिन देखते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि सार्वजनिक पदार्थों जो जनता को आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं या वे नहीं हो पाते हैं या बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि दिल्ली में जल व बिजली का संकट। तो इस संकट की वजह से आम जनता को कितनी तकलीफ, असुविधा और क्षति पहुंच रही है, यह राजनीतिक अपने राजसी ठाठ के मधोशी में इसको बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते हैं। फिर है ब्यूरोक्रेसी, जो अधिकारी तंत्र है वो। पर्यावरण से संबंधित कई विभाग जैसे वन विभाग, बिजली विभाग, सफाई विभाग, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है आदि के संचालक और उच्च अधिकारी अपने दायित्वों का पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं। वे अपनी जिम्मेवारी को एक दूसरे पर टालने का प्रयत्न करते हैं और कई सार्वजनिक क्षेत्रों में रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही बहुत अधिक है। इसके फलस्वरूप जो नीति निर्णय लेने व उनको लागू करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त कई अधिकारी वर्ग इस बात में अधिक रुचि रखते हैं कि किन क्रियाओं से उनकी प्रमोशन हो सकती है। उनके इस स्वार्थी व्यवहार के कारण ही उनके विभाग से जनता को जो लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है या बहुत देर से पहुंच पाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो वनों की अंधाधुंध कटाई है, बढ़ते वाहनों के अत्यधिक शोर प्रदूषण का है, कारखानों द्वारा फेंके गए जो वेस्ट है उससे बढ़ता हुआ जल प्रदूषण है और इनकी चिमनियों से छोड़े जाने वाले जो रासायनिक धुएं हैं उसके कारण होने वाला वायु प्रदूषण, जो टूरिस्ट प्लेस हैं उन पर जो गंदगी है आदि अधिकारी तंत्र की अकुशलता का ही परिणाम है। फिर हम इसमें एक और जो बात ले सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। पब्लिक कोऑपरेशन भी काफ़ी कम मिलता है, जनता का सहयोग का अभाव रहता है। तो जनता के सहयोग के अभाव के कारण भी पर्यावरण से जो संबंधित सार्वजनिक पदार्थ है उसका अपव्यय होता है। सपोज करें फॉर एग्जांपल लोग जल का अपव्यय करते हैं, घर के कूड़ा करकट को घर के बाहर या सड़क पर फेंक देते हैं, जगह जगह पाखाना या पेशाब करते हैं, थूकते हैं, पर्यटक स्थलों पर बचा खचा खाना या अन्य सामान भी फेंक देते हैं, वन की लकड़ी काटकर उसे ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, सड़क पर पड़े कूड़ादान सफाई के अभाव के कारण चारों ओर गंद फैलाते हैं, आदि आदि बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो इसलिए आम जनता द्वारा की जाने वाली ये सभी क्रियाएं पर्यावरण को दूषित करती हैं। इसके फलस्वरूप सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयास अप्रभावी रहते हैं। इसलिए जनता का भी एक अधिकार बनता है, एक अधिकार क्या, एक उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सारे काम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका भी निभाए। इसी में एक और जो हम बात कर सकते हैं वो लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट, अच्छे प्रबंध का अभाव भी कह सकते हैं। पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं वे अच्छे प्रबंध के अभाव के कारण ठीक समय अवधि में पूरे नहीं हो पाते हैं। यदि ये पूरे हो भी जाते हैं तब इनकी पूरी अच्छे से देखभाल और रख रखाव नहीं हो पाता है।
ऐसा हमने कई बार देखा होगा कि कई सार्वजनिक उद्यमों में जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, पीएसयूज हैं, उनके संचालक के रूप में या तो अवकाश प्राप्त अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाता है या उन पॉलिटिशियंस की नियुक्ति कर दी जाती है जो वो इलेक्शंस हार चुके होते हैं। तो ये अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं। इसके फलस्वरूप सामाजिक कल्याण के लिए सरकार ने जो कार्यक्रम अपनाया हुआ है, लोग उससे मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। और इसी में एक और जो हम बात कर सकते हैं वो है शॉर्टेज ऑफ फंड्स, जो कोष है उनका अभाव रहता है। पर्यावरण से संबंधित कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहां अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती है, जैसे वाहनों के अधिक हो जाने के कारण अधिक भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम, वाहनों का शोर, वायु को प्रदूषित करने वाले वाहनों का धुआं आदि के लिए 4 या 8 लेन वाली सड़कें, पुलों तथा फ्लाईओवर्स की आवश्यकता होती है, परंतु इसकी निर्माण योजना में कई बार हमें इसलिए स्थगित करनी होती है क्योंकि इन पर भारी खर्च करना पड़ता है सरकार को, और सरकार के पास धन का अभाव होता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि सामान्य जनता को पर्यावरण हनन यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को की हानि को सहन करना पड़ता है। तो इस सारे जो डिस्कशन से है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक पर्यावरण से संबंधित सार्वजनिक पदार्थों के उत्पादन, उनके मेंटेनेंस तथा उचित कार्यक्रम में सरकार के मार्ग में कई बाधाएं आती हैं। कई स्थानों पर सरकार को अपनी स्थिरता भी इसकी जिम्मेवार है, और कई जगह सरकार को राजनीतिक दलों एवं आम जनता से भी पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित सभी सार्वजनिक पदार्थों की जो भावी पीढ़ी के लिए आवश्यकता निरंतर बनी रहेगी, इसलिए सरकार को यह सोचना होगा और प्रयास करना होगा कि वर्तमान में उपलब्ध इन सभी साधनों एवं पदार्थों का अपव्यय न हो, बल्कि इनका सेलेक्टिव चयनात्मक प्रयोग हो, तभी हम भावी पीढ़ी तक जीवन सुखद हो पाएगा और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण को बचाकर रख पाएंगे। अब हम इस पर आधारित कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है, हाउ विल यू रिलेट द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स विद एक्सटर्नलिटीज। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मीन्ड बाय पब्लिक गुड। Discuss the causes related to the ineffectiveness of the government policies related to environment as a public good. यदि हम शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो हैं, व्हाट इज इफ्लुएंट फी, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक बैड, एक्सप्लेन इन ब्रीफ सोशल कॉस्ट, explain in brief environment as a public bad.